नमस्ते मित्रों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डेंगू। ठीक है, तो डेंगू जो होता है वो मैं पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम डेंगू को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, सो डेंगू पढ़ाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वायरल हेमोरेजिक फीवर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेंगू का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर कि किससे डेंगू होता है। फिर हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के बाद क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और फिर लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो before starting to the dengue, let us we understand what is viral hemorrhagic fever। कि वायरल हेमोरेजिक फीवर क्या होता है। तो जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, वायरल मतलब वायरस, हेमोरेजिक का मतलब क्या होता है। हेमोरेजिक का मतलब होता है किसी भी तरह का मींस वेस्कुलर डैमेज, कि हमारी वेसल्स को डैमेज हो जाए और किसी तरह की ब्लीडिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं हेमोरेजिस। और फीवर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फीवर यानी बुखार। सो व्हाट इज वायरल हेमोरेजिक फीवर। तो हमारे साइंस के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे वायरस हैं जो हमारी बॉडी में जब इन्फेक्शन करते हैं तो वो कॉज कर देते हैं वेस्कुलर डैमेज। क्या कॉज कर देते हैं, वो कॉज करते हैं वेस्कुलर डैमेज। वो वेस्कुलर डैमेज कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, और ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और फीवर होता है तो उसी को बोलते हैं वायरल हेमोरेजिक फीवर। तो होता क्या है कि ये जो वायरल हेमोरेजिक फीवर होता है, ये बहुत सारे वायरस है जो वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है। तो इनमें से एक वायरस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आर्बो वायरस, फ्लेवी वायरस और रोडेंट कॉज करने वाले वायरस। तो उसमें से एक होता है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस का मतलब क्या होता है, आर्बो का मतलब होता है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड, तो वो वायरस जो आर्थ्रोपोड्स की मदद से ट्रांसमिट किए जाते हैं, मतलब मच्छर मक्खी वो इनके वेक्टर होते हैं, तो उन वायरस को बोलते हैं हम लोग आर्बो वायरस। तो जो डेंगू का वायरस है वो क्या है, एक प्रकार का आर्बो वायरस है जो कि क्या करता है, बेसिकली वायरल हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है। ठीक है, तो लेट अस वी स्टार्ट। ये जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स देखने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर का, क्योंकि 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपके दिमाग में पहले से भूमिका बन जाए, एक मैप बन जाए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे हम लोग पहले ये पढ़ते हैं कि हमारा जो डेंगू वायरस होता है वो मोस्ट कॉमन आर्बो वायरस होता है जो कि इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी फैमिली कौन सी होती है, व्हाट इज द फैमिली। यहाँ अभी मैं रफली लिख रहा हूँ, आगे हम नोट्स में देखेंगे। तो फ्लेविविरिडी इसकी फैमिली का नाम होता है, फ्लेविविरिडी इसका फैमिली का नाम होता है। ठीक है, डेंगू वायरस की फैमिली का नाम होता है। और ये एक एनवेलप्ड वायरस होता है, ये एक एनवेलप्ड वायरस होता है। और इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन आर्बो वायरस दैट इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन। फिर अगर हम बात करें वेक्टर के बारे में, तो इसका वेक्टर होता है एडिस। एडिस मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है। और एडिस की 2 प्रजातियां होती है, एक तो एडिस इजिप्टी और एक एडिस एल्बोपिक्टस। तो एडिस इजिप्टी जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। वो ज्यादा खतरनाक क्यों होती है कि वो अपनी जो मील होती है, कि मच्छर का काम क्या होता है, खून पीना। मच्छर हमारा खून पीता है और खून पीने के दौरान, मील के दौरान वो क्या करता है, वायरस फैलाता है। ठीक है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डोंट माइंड दैट। तो एडिस इजिप्टी जो होती है वो क्या करती है कि वो एक से ज्यादा इंसान का खून पीती है। ठीक है, वो अपनी जो मील होती है वो एक बार में पूरी नहीं करती। एक बार इस इंसान का थोड़ा सा खून पी लिया, एक बार इस दूसरे इंसान का थोड़ा खून पी लिया, थोड़ा खून तीसरे इंसान का पी लिया, थोड़ा सा चौथे इंसान का खून पी लिया। तो अपनी जो मील होती है वो 2-4 इंसानों में पूरी करती है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होती है। और जो एडिस एल्बोपिक्टस होती है ये इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, क्योंकि ये एक ही इंसान का खून पीती है और अपनी मील पूरी कर लेती है, तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती। और ये जो वायरसेस होते हैं ज्यादातर डे टाइम के अंदर, ये क्या ज्यादातर डे टाइम के अंदर ये लोग काटते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर होते हैं, वायरस नहीं काट सकता, वेक्टर जो होते हैं ये डे टाइम में ज्यादा काटते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि हाँ, डेंगू जो होते हैं उसके बेसिकली 4 सीरोटाइप होते हैं। डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं। ठीक है, 4 सीरोटाइप का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छे से। सीरोटाइप का मतलब होता है कि जैसे डेंगू तो एक वायरस हो गया, फिर उसके भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, कई तरीके के उसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो 4 सीरोटाइप होते हैं डेंगू वायरस 1 से लेके 4 तक। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। और एक 5वां सीरोटाइप है डेंगू वायरस 5, जो अभी हमारे इंडिया में नहीं आया है। ये
अभी विदेशों में आ चुका है। ये 2013 में बैंकॉक के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। अभी बेसिकली 1 to 4 ही है और वैक्सीन भी इस 1 to 4 के लिए बनी है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी मॉस्किटो ने, एडीज मॉस्किटो ने आपको काटा और क्या हुआ कि जो डेंगू वायरस 1 था, जो डेंगू वायरस 1 था, जो सीरोटाइप 1 था, वो आपकी बॉडी में चला गया, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए दोबारा एडीज मॉस्किटो ने आपको काटा और फिर अगर मान लीजिए क्या हो गया, अंदर चला गया सीरोटाइप 2, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो यहां पर क्या होता है कि इसके पैथोजेनेसिस में आपको दो प्रकार के इन्फेक्शन पढ़ने, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो यू हैव टू स्टडी टू इन्फेक्शंस, दैट इज प्राइमरी, जब एक सीरोटाइप जो होता है वो फर्स्ट टाइम अटैक करता है, और एक होता है सेकेंडरी, जब उसके अलावा अगर मान लो कोई सीरोटाइप अटैक करता है तो। ठीक है, नॉर्मली जो सीरोटाइप 2 होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और सेकेंडरी की अगर हम बात करें, अगर सीरोटाइप 2 के बाद सीरोटाइप 1 अगर इन्फेक्शन कर दे, सॉरी 1 के बाद 2 इन्फेक्शन कर दे, तो वो बहुत ही ज्यादा घातक माना जाता है, सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस क्या माना जाता है, अगर मान लीजिए सीरोटाइप 1 जो है उसके बाद अगर सीरोटाइप 2 जो है इन्फेक्शन कर दे तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें कि जो 2 होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब फिर हम देखेंगे इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस दो हैं इसके, एक तो वो जो WHO ने 2009 में दिया था, और एक वो हो जाता है जो कि WHO ने पहले दे रखे हैं क्लासिफिकेशन। वो सारे क्लासिफिकेशन यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ इसके जो तीन तरीके हैं, इसके क्लासिफिकेशन को हमने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है, वो हम देखेंगे। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पर इतना क्वेश्चंस आते नहीं है, बेसिकली ये एपिडेमियोलॉजी का पार्ट है। कभी क्या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि डेंगू का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ या फिर है ना इसकी एपिडेमियोलॉजी बताओ। तो ये था कि जो डेंगू होता है उसका जनरल ओवरव्यू। अब हम स्टडी करते हैं इसका, 1 बाय 1 हम चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले जर्नल इंट्रोडक्शन। तो जर्नल इंट्रोडक्शन में बताया कि मोस्ट कॉमन आर्बो वायरस है इंडिया के अंदर। इसकी फैमिली की हम बात करें तो फैमिली कौन सी है, फ्लेविविरिडी फैमिली है इसकी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, यस ये एक एनवेलप वायरस होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। सीरोटाइप में इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, इट हैज 4 सीरोटाइप्स, जिसमें DEV1 से लेकर 4 तक होते हैं, और जो 5 है वो 2013 के अंदर बैंकॉक में पाया गया है, डिस्कवर हुआ है। ठीक है, वेक्टर की अगर हम बात करें तो एडिस इजिप्टिस का एक वेक्टर होता है और एक अल्बोपिक्टस होता है। इसमें ये वाला ज्यादा खतरनाक है अल्बोपिक्टस के मुकाबले, क्योंकि ये जो अपनी मील है वो एक बार में पूरी नहीं करती है, मतलब अलग अलग इंसानों को काटती है, तो ये ज्यादा खतरनाक जो है मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम ट्रांसमिशन साइकिल के बारे में बात करें तो ये 2 ही में चलती है, मैन एंड एडीज 2 ही में चलती है, ये इससे ज्यादा में नहीं चलती है। ठीक, यही इसके मेन रिजर्वायर हैं। और अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो वो होता है 8 से 10 दिन का, मतलब अगर आज मच्छर ने काटा है तो 8 से 10 दिन के अंदर इन्फेक्शन होगा। ठीक है, पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन कि अगर फर्स्ट टाइम पर्सन इन्फेक्ट होता है, पर्सन इन्फेक्टेड फर्स्ट टाइम अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। अगर वो एक सीरोटाइप से होता है, 1 सीरोटाइप से, और कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि किसी सेकेंड सीरोटाइप से इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, तो पर्सन इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम विद अदर सीरोटाइप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो होता क्या है कि जब डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर देता है तो उस वक्त 2 तरीके की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं। सबसे पहले होती है, तो ये ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बस लिख कर आ जाना हल्का सा इंट्रोडक्शन कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का मतलब होता है जब पहली बार हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम जब डेंगू का वायरस घुसता है तब जो बॉडीज बनती है उनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। और ये क्या करती है, मतलब ये जब अंदर
बनती है एंटीबॉडीज। तो जिस वायरस के जिस सीरोटाइप ने अटैक किया है उसके खिलाफ तो बनती ही बनती है, थोड़ा बहुत ये जो दूसरे सीरोटाइप्स होते हैं उनको भी मतलब मार सकती है, उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। फिर आती है नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं और ये क्या करती हैं, ये जो दूसरे सीरोटाइप्स हैं इसके डेंगू वायरस के, उनके खिलाफ बनती है और कई बार क्या करती है ये वायरस को ही प्रोटेक्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो वो होती है नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो इन पर इतना क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, इतने ये इंपॉर्टेंट है नहीं। हम सीधा चलते हैं इस पर क्लासिफिकेशन पर। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन डब्ल्यूएचओ का, और ये क्लासिफिकेशन दिया गया था 1997 के अंदर, और एक है 2009 का डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है डब्ल्यूएचओ का उसके अंदर क्या है, 3 स्टेजेस है किसकी, डेंगू की। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेंगू। ठीक है, क्लिनिकल स्टेजेस है। सबसे पहली है डेंगू फीवर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जो डेंगू फीवर है इसके अंदर क्या होता है, डेंगू फीवर के अंदर एक बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है और इसको हम बोलते हैं ना हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बॉर्न फीवर, वो यही फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाई फीवर, एक तो क्या हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा, साथ ही साथ इसके अंदर क्या होगा, ब्रेक बॉर्न फीवर भी होता है। ठीक है, ब्रेक बॉर्न फीवर अपने को देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो डेंगू फीवर होता है जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर क्या है, मैक्यूलोपैपुलर रेशेस भी देखने को मिलते हैं। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो सारे फीचर्स तो हम लोग याद रख नहीं सकते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है ना सिर्फ वो ही हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा क्या होता है, जॉइंट पेन इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा इसमें लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ एडिनोपैथी, एडिनोपैथी अपने को देखने को मिलती है। हम हर स्टेज के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने बचपन से सुनते हैं ना कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती हैं, बहुत ज्यादा प्लेटलेट गिर जाती है, हमने नॉर्मली ये देखा है। तो वो जो होता है वो बेसिकली इसी डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर ही होता है। इसके अंदर एक तो हिपेटोमेगैली हो जाती है, एक तो हिपेटोमेगैली होगी, इसके साथ ही साथ इसमें क्या हो जाएगा, इसका टॉर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हेमरेजेस इसके अंदर होते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। टॉर्निक्वेट टेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो बाजू होगी उस पर एक जो कहते हैं कफ जो होता है ना, हैंड कफ, आर्म कफ, वो बांध दिया जाएगा और बहुत प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद जब उसको हटा के देखेंगे तो कितने पैचेस हैं उनसे पता लगेगा कि हेमरेजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हाई ग्रेड फीवर रहेगा इसके अंदर, और एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है डेंगू फीवर के अंदर। इसके अलावा आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये 3rd स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है, ये मेनली पल्स से रिलेटेड है। इसके अंदर रेस्टलेसनेस हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन अपने को दिखाई देगी, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, रैपिड एंड वीक पल्स, रैपिड या वीक पल्स अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये अपने को 3 स्टेजेस होती हैं। जो डब्ल्यूएचओ का 2009 का डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम इसको 2 स्टेजेस के अंदर बांटते हैं। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड होता है, सीवियरिटी पे, सीवियरिटी के आधार पर हम इसको 2 स्टेजेस के अंदर बांटते हैं। तो पहले डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइंस और सीवियर डेंगू। ठीक है, डेंगू 2 स्टेजेस कौन सी है, डेंगू विद और विदाउट वार्निंग साइन, वार्निंग साइंस, और सीवियर डेंगू, सीवियर डेंगू, ये 2 हैं। फिर डेंगू के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले इन्फेक्टिंग सीरोटाइप, तो ये मैंने पहले बता दिया है कि जब सीरोटाइप
टू इन्फेक्शन करता है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे सबसे ज्यादा नुकसान इसी में होते हैं। सीक्वेंस क्या कहता है कि जब कभी भी 1 के बाद 2 इन्फेक्शन करता है, कि पहले सीरोटाइप 1 ने इन्फेक्शन किया उसके बाद 2 ने इन्फेक्शन किया, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एज की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली ये बच्चों में और एल्डर लोगों में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, मोस्टली बच्चों में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो बच्चे चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो लेस देन 12 ईयर्स, लेस देन 2 साल 12 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के अंदर किसी के अंदर डेंगू हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो पेरीनेटल ट्रांसमिशन है वो डेंगू का बहुत कॉमन है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा पैदा होगा उसके फीवर होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और इसके प्लूरल इन्फ्यूजन्स भी हो सकते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा, जो न्यूबॉर्न होगा, उसके अंदर एक तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा उसमें अपने को फीवर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वो जो बच्चा है उसके प्लूरल इफ्यूजन्स भी देखने को मिलेंगे, इफ्यूजन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये हमने डेंगू के बारे में पढ़ लिया। अब आता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इससे क्वेश्चन आते नहीं है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, पर एक हम देखेंगे ग्लोबल सिनेरियो और एक हम देखेंगे सिचुएशन इन इंडिया। ओके। ये दो चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ग्लोबल सिनेरियो तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो अभी तक जो डेंगू है 10 कंट्रीज के अंदर एंडेमिक है। तो अब तक 100 कंट्रीज ऐसी हैं, 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो है डेंगू क्या है, एंडेमिक है। अब देखो समझो कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है। एंडेमिक का मतलब होता है कि डेंगू वहां पर लंबे टाइम से प्रेजेंट है, बहुत लंबे टाइम से डेंगू जो है उन कंट्रीज के अंदर मौजूद है और वहां के कंट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है। तो एंडेमिक मतलब लंबे टाइम से डेंगू उन कंट्रीज के अंदर मौजूद है। तो एंडेमिक मतलब प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मतलब वहां पर रहता ही है डेंगू। ठीक है। वहां पर डेंगू जो है वो रहता ही है, वहां पर केसेस आते रहते हैं डेंगू के। ठीक है। एपिडेमिक मतलब, एपिडेमिक का मतलब होता है सडन इंक्रीज हो गया डेंगू के केसेस में, सडन इंक्रीज, इंक्रीज। और पेंडेमिक तो बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कोरोना एक पेंडेमिक थी, मतलब जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर दिया, तो वो पेंडेमिक हो गई। तो यहाँ पर अपने को डेंगू जो है वो 100 देशों के अंदर जो है एंडेमिक है। और जो हाई रिस्क पर हैं, वो कंट्रीज जो हाईएस्ट रिस्क पर हैं, हाईएस्ट रिस्क पर हैं जो कंट्रीज हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। एक तो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं। और कौन कौन सी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जो हाई रिस्क पर हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है। तो साउथ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक, बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इस पर कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये एंडेमिक है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के वो राज्य जो कि समुद्र के पास रहते हैं, जब पानी का भराव ज़्यादा है तो वहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं डेंगू के। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब, पंजाब, उसके बाद केरला, केरला, देन दिल्ली, देन कर्नाटका, कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र। तो ये केसेस जो होते हैं इंडिया के अंदर है। तो ये था अपना डेंगू, डेंगू का ये वाला पोर्शन जो है हमने जनरल इंट्रोडक्शन इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचा है वो बचा है डेंगू का लैब डायग्नोसिस और उसकी वैक्सीन। सो दिस विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।